रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोग क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो क्राइम फील्ड में एक जानी मानी हस्ती जो हम सब के सीनियर है, हम सब के आदर्श हैं, शम्स ताहिर खान सर। उन्होंने एक दफ़ा, मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था, उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही थी कि आज के इस दौर में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई नाता नहीं है जिसको आज के इस इंसान ने कलंकित ना कर दिया हो। और दोस्तों, आप लोग आए दिन देखते हैं कि जो भी क्राइम स्टोरीज़ मैं आप लोग को सुनाता हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को रिश्तों का खून होता हुआ दिखाई ज़रूर पड़ता होगा। बात करें पिछले 1 से 1.5 साल के समय की, तो दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर कुछ इस तरीके के केस हमारे देश के अंदर देखने को मिले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुरुष वाला समाज है वो भयभीत है। लोग शादी करने से डर रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज। क्योंकि आए दिन आप लोगों ने देखा होगा, चाहे सौरभ राजपूत का केस हो, चाहे सोनम जिसने अपने पति का हनीमून के बहाने ले जाकर मर्डर करा दिया, उसके पहले भी अनगिनत मैंने कहानियां सुनाई हैं। किसी ने अपने ही सलामी के पैसों से, जो उसको पैसे मिले थे शादी वाले दिन, उसी पैसों से सुपारी दे दी। किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया, बहरहाल अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी आप लोग को सबसे अलग दिखाई पड़ेगी और ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पर मजबूर करेगी कि आखिरकार इस पूरी कहानी के अंदर गलती किसकी थी। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ पर अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिले और आप लोग डेली बेसिस पे रात 10 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर लें और हमारी क्राइम स्टोरी को सुन सकें। दरअसल दोस्तों, बात करूँ अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की असल में शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना शहर लगता है जौनपुर, और इसी जौनपुर के अंतर्गत एक थाना आता है बक्सा थाना। और ये जो बक्सा थाना है, इसी बक्सा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अभय चंद पट्टी गांव। ये जो अभय चंद पट्टी गांव है, इसी अभय चंद पट्टी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है अमर सिंह चौहान उर्फ मल्लू। जो अमर सिंह चौहान उर्फ मल्लू हैं, जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद में, चूँकि यहाँ पर कामकाज था नहीं, तो शादी होने के बाद में जब इनको बच्चे होते हैं, परिवार का खर्चा बढ़ता है, तो ये मुंबई का रुख करते हैं। अच्छा, अभय सिंह चौहान उर्फ मल्लू जो थे, ये राजमिस्त्री का काम किया करते थे। तो मुंबई में जाकर जब इन्होंने अच्छे तरीके से राजमिस्त्री के काम में अपने पांव जमाए, जान पहचान बढ़ी, इधर जब सालों का समय गुजरा तो परिवार की माली हालत भी अच्छी हो गई। 4 इनको बेटे हो गए। एक बेटे का नाम इन्होंने रखा अजय, दूसरे का नाम इन्होंने विजय रखा, तीसरे का नाम अखिलेश रखा और चौथे का नाम इन्होंने दीपक रखा। 4 बेटे हो चुके थे। जब बेटे भी बड़े होते हैं तो जब बेटों की परवरिश हो जाती है तो ये अपने बेटों को भी अपने पास मुंबई बुलाते हैं, और मुंबई बुलाने के बाद में उन बेटों को भी राजमिस्त्री का काम सिखाते हैं, राजमिस्त्री का काम सिखाते हैं और मुंबई में ही उन्हें सेट कर देते हैं। अब जब चारों बेटे मुंबई में रहकर राजमिस्त्री का काम करने लगते हैं तो जो अभय सिंह चौहान होते हैं ये सोचते हैं कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब चारों बेटे पैसा कमाने लगे हैं, बेहतर यही होगा कि हम अपने गांव चले जाएं, अपने वतन चले जाएं। तो उसके बाद में जो अभय सिंह चौहान होते हैं, ये जो इनका अभय चंद पट्टी गांव है, उसी गांव में आकर रहने लग जाते हैं। जो छोटी मोटी ज़मीन थी उसी ज़मीन में काश्तकारी वगैरह करते, बाकी समय पर घर रहा करते। लेकिन इसी बीच में इनको ऐसा लगता है कि जो उनका बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम है विजय चौहान, जो विजय चौहान है उसकी शादी कर देना चाहिए। लिहाजा विजय चौहान के लिए लड़की देखना शुरू की जाती है। अब जब विजय चौहान के लिए लड़की देखना शुरू कर दी जाती है तो उसके बाद में जाफराबाद थाने के अंदर एक गांव आता है हौज गांव। इसी हौज गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है दूधनाथ चौहान। जो दूधनाथ चौहान है, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है चमन चौहान। लिहाजा चमन के साथ में इस विजय का रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद में अब से तकरीबन 5 से 6 साल पहले चमन के साथ में विजय चौहान की शादी हो जाती है। अब चूंकि ये सारे ही भाई वहाँ पर काम किया करते थे तो इन्होंने नाला सुपारा में अपना खुद का एक घर ले लिया था। नाला सुपारा में एक घर ले लिया था। उसी घर के अंदर चारों भाई रहा करते थे, खाना बनाते, खाते और उसके बाद काम पर चले जाते। लेकिन अब जो विजय थे सबसे बड़े वाले भाई, उनकी शादी हो चुकी थी। लिहाजा शादी होने के बाद में विजय जो है वो अपने गाँव आते हैं, अपनी पत्नी के साथ में थोड़े समय तक रहते हैं। अब चूंकि घर रहकर भी कामकाज चलता नहीं है, इसलिए विजय फैसला करते हैं कि वो अपनी पत्नी चमन को भी अपने साथ मुंबई नाला सुपारा ले जाएंगे।
लिहाजा उसके बाद में विजय अपने माता पिता से इस बारे में बात करते हैं, तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं है बेटा, चले जाओ, खाने वाने की परेशानी होगी वहाँ पर, तुम्हें कपड़े भी धुले मिल जाएंगे। बाकी भाइयों का क्या करा जाए, तो उसके बाद में बाकी के जो 3 भाई होते हैं ये फैसला करते हैं कि हम लोग मुंबई में ही कहीं दूसरी जगह पर किराए का कमरा ले लेंगे, हम लोग किराए के मकान में रह लेंगे, आप अपने मकान में रह लीजिएगा भैया भाभी। उसके बाद में ये फैसला हो जाता है, विजय सिंह चौहान जो होते हैं अपनी पत्नी चमन चौहान को लेकर आखिरकार मुंबई के नाला सुपारा पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ पर जाने के बाद में ये जो विजय सिंह थे ये अपने काम पर चले जाते हैं, पत्नी जो थी वो अपना घर का कामकाज संभालती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, चूँकि कामकाज वहाँ पर अच्छा चलता था तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चमन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। गांव से आई थी, अच्छा पैसा देखने को मिल रहा था, अच्छा खाना बना देखने को मिल रहा था, अच्छे कपड़े पहन रही थी, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। इसी बीच में चमन को एक बेटे की भी पैदाइश होती है। अब बेटा जो था वो भी धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। बेटा अब तकरीबन 5 साल का हो चुका था। बेटा 5 साल का हो चुका था, लेकिन इसी बीच में जो विजय सिंह होते हैं यानी विजय सिंह चौहान, वो अचानक से घर से कहीं गायब हो जाते हैं। अब जो घर से गायब होते हैं तो उसके बाद में जो भाई था जिसका नाम अखिलेश था, जब ये अपने भाई का कोई फ़ोन नहीं पाता है, उसको देखता नहीं है, काम पर नहीं दिखता है, तो ये अपनी भाभी के पास पहुंचता है। एंड पास पहुंचने के बाद में पूछता है कि भाभी जो भैया हैं विजय, वो आखिरकार कहाँ पर है, ना उनसे फ़ोन पे कोई बात हुई है, ना उनको मैंने बहुत दिनों से देखा है। तो जो भाभी होती है चमन, वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे जो भाई हैं विजय, उन्होंने कहीं पर दूसरी जगह एक नई साइड पर काम लगाया है, साइड दूर है, इसलिए आने जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने भी उनसे कहा है कि कुछ दिन वहीं पर रहकर काम कर लो, जब काम सेट हो जाए, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें सेटल हो जाए, उसके बाद घर आ जाया करना, इसलिए तुम्हारे भाई उसी साइड पे है। अच्छा, उस दिन तो जो अखिलेश चौहान था वो घर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसके भाई से इसकी कोई बात नहीं होती है। तीनों भाई परेशान थे कि आखिरकार भैया विजय कहाँ चले गए, ना उनसे कोई बात हो रही है, ना उन्होंने किसी बात का कोई जिक्र किया है। अगर नई जगह पर साइड ली है तो इसके बारे में वो हमें ज़रूर बताते, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए जो विजय के भाई अखिलेश थे दूसरे वाले नंबर के, वो बार बार अपनी भाभी से पूछताछ करने के लिए जाते कि भैया का कोई फ़ोन आया, भैया कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो चमन होती है उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए एक दिन अचानक से वो घर से गायब हो जाती है। अब चमन जब घर से गायब हो जाती है तो उसके बाद में ये जो विजय था, साथ में इसके जो भाई अखिलेश थे, और अजय, अखिलेश और दीपक, ये सारे जो तीनों भाई थे अपने भाई विजय के घर पे पहुंचते हैं। एंड विजय के घर पे पहुंचने के बाद में देखते क्या है कि घर के ऊपर ताला पड़ा हुआ है। अब ताला पड़ा देखते हैं, बड़े परेशान होते हैं, भाभी का नंबर लगाते हैं तो नंबर जो था वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ बताता है तो इन तीनों भाइयों की थोड़ी सी चिंता बढ़ती है। उसके बाद में ये किसी तरीके से उस ताले को तोड़ते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब ये लोग उस ताले को तोड़ते हैं तो उस घर के अंदर से अजीब तरीके की स्मेल आती है। जब उस स्मेल को देखते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होते हैं। ये सारे ही भाई जब घर के अंदर पहुंचते हैं तो उस घर के अंदर देखते क्या है कि इस घर के अंदर टाइल्स लगी हुई है, लेकिन कुछ टाइल्स ऐसी है जो बेमैच की टाइल्स है, यानी जो टाइल्स पहले से लगी हुई थी उससे जो टाइल्स अब लगी हुई है कमरे के अंदर वो मिसमैच हो रही है। यानी जो बेड पड़ा हुआ है उसके अंदर जो टाइल्स लगी हुई है ये किसी और कलर की है। अब ये चीज़ें देखने के बाद में भाई अजय, अखिलेश और दीपक के कहीं ना कहीं कान खड़े होते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में हर कोई व्यक्ति क्राइम स्टोरी सुन रहा है, हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि कहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गायब है तो फिर शक किस पे किया जाए या फिर किस तरीके से केस को सुलझाया जाए, ये सारी चीज़ें लोग जानने लगे हैं। लिहाजा जब इन तीनों भाइयों को शक होता है तो उसके बाद में किसी तरीके से उस टाइल्स को हटाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जब टाइल्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो जिस बात का इन्हें डर था वही अंदेशा इनका सच साबित होता है। दरअसल उस टाइल्स के अंदर इन्हें एक सैंडो बनियान दिखाई पड़ती है। लिहाजा इस बात की सूचना ये नज़दीकी पुलिस थाने को देते हैं। पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में स्थानीय लोगों की मदद से, इन तीनों भाइयों की मदद से जब उस टाइल्स को हटाकर वहां पर 2-2.5 फीट खोदा जाता है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। दरअसल इस घर के अंदर उसी टाइल्स के नीचे जो विजय सिंह चौहान थे उनकी डेड बॉडी एक पॉलीथीन में कर 3 पीसेस में कटी हुई वहाँ पर दफन थी। लिहाजा डेड बॉडी के उन सारे पीसेस को निकाला जाता है। पुलिस उन सारे ही पीसेस को कवर करके उसके बाद में उन्हें पोस्टमार्टम फॉरेंसिक के लिए भेजती है और इधर इन भाइयों से पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। तो ये तीनों जो भाई होते हैं ये बताते हैं कि साहब, हम लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जो बक्शा थाना है, यहीं पर हमारा एक गांव पड़ता है अभयचंद पट्टी, वहीं के हम रहने वाले हैं। पहले हमारे पिता यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमें यहाँ पर सेटल कर दिया था। हम चारों भाई यहाँ पर रह के काम किया करते थे। लेकिन 6-7 साल पहले की बात है कि जो हमारे बड़े भाई विजय चौहान हैं उनकी शादी होती है
जो जाफराबाद थाना है वहाँ पे एक गांव पड़ता है हौज, वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम चमन, उसके साथ में रिश्ता तय होता है, शादी होती है। शादी के बाद में जो भैया होते हैं चमन को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, और उसके बाद में जो भैया थे अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। और जब वो गायब होते हैं, मैं बार बार भाभी से पूछता हूँ तो पता चलता है कि भाभी तो ये कह रही है कि उन्होंने कहीं और जगह साइड ली है, और जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन कई दिन हो गए हैं, भाभी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और भाभी के चेहरे पर न कोई चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए हमें शक हुआ। हम लोग यहाँ पर आए, ताला तोड़कर जब हमने घर के अंदर घुसे तो हमें कुछ अजीब तरीके की स्मेल आई। दूसरी तरफ हमने देखा कि इस घर के अंदर जो टाइल्स है उसका रंग भी मिसमैच है, इसलिए हमने टाइल्स खोदी तो यहाँ पर ये डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 15 से 20 दिन पुरानी डेड बॉडी है। 15 से 20 दिन पहले शायद ये मर्डर किया गया है। पूरे मोहल्ले में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इसी घर के सामने एक और व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मोनू प्रजापति, जो कि बिहार का रहने वाला था, यहीं पर रहकर कामकाज किया करता था। वो भी गायब है। मोहल्ले वालों ने बताया कि मोनू प्रजापति पिछले कुछ समय से इसी घर के अंदर रह रहा था। अब पुलिस को ये अंदेशा होता है कि 20 दिन पहले हत्या की गई होगी। उसके बाद में मोनू प्रजापति और ये जो चमन थी, ये इसी घर के अंदर उसी डेड बॉडी के ऊपर बेड डालकर उसी के ऊपर ये लोग सो रहे थे। यानी जब ये व्यक्ति विजय अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पे आया था तो उसी समय मोनू के साथ में इसकी पत्नी चमन के अवैध रिश्ते हो जाते हैं। जब उसके साथ में इसके अवैध संबंध बनते हैं तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है, और इस बात की खबर कहीं ना कहीं विजय को लग जाती है। विजय को जब खबर लगती है तो वो इस बात का विरोध करता है। जब विरोध करता है तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो उसी झगड़े से निपटने के लिए गुस्से में आग बबूला होकर चमन जो थी वो इस मोनू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है। हत्या करने के बाद में उसके शव को 3 पीसेस में काटा जाता है, और उसके बाद में उसी घर के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। ऊपर से टाइल्स लगा दी जाती है। अब आप लोग सोच समझ सकते हैं कि दोस्तों कितनी हैरानी की बात है कि एक जो पत्नी है वो अपने पति की डेड बॉडी के ऊपर पिछले 20 दिनों से सो रही है, और अपने प्रेमी के साथ में उसी डेड बॉडी के ऊपर रंगरलियां बना रही है। यकीनन दोस्तों इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिरकार समाज के अंदर कुछ इस तरीके के खूंखार लोग भी बसे हुए हैं। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है दोस्तों आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन सुना हुआ था आपकी आवाज़ में सुनकर और अच्छा लगा। तो धीरज सिंह जी मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं, फुल सपोर्ट भाई, तो सरफराज सिद्दीकी जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, हम रोज़ आपको अल्मेटी कजाकिस्तान से सुनते हैं। दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे हार्ट्स बनाते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। अकील खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, कहानी अच्छी है। तो अकील खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में राजू सोलंकी लिखते हैं, भाई 1 महीना हो गया है मैं गांव चला गया था, अब मैं रोज़ 5-5 कहानी सुनता हूं, लव यू भाई मलिक भाई। तो राजू सोलंकी जी इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश कुमार लिखते हैं, शाविज़ मलिक भाई वेरी नाइस स्टोरी। राजेश ठाकुर हरियाणा, शाविज़ मलिक जी आपके लिए एक शेर है, कभी सुबह को याद आते हैं, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नज़र तुम आते हो। तो राजेश कुमार जी मेरे भाई बहुत दिल से शुक्रिया आपकी शायरी के लिए। मिनी व्लॉग लिखते हैं, मैं वसीम खान सऊदी से कहानी सुनता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी है भैया, हम ओमान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। फ्रेंड्स भी लाइक लिखते हैं, मलिक जी कहानी सुनाने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है, और थोड़ी लाइट की भी कमी रहती है आपके फेस पर। तो लाइट असल में मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा एडिट कर वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए लाइट थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि लोग सुनते हैं 20-25 मिनट की स्टोरी होती है, आंखों पे भी कोई रिफ्लेक्ट ना पड़े, इस वजह से। दिनेश कुमार लिखते हैं, मलिक भाई मेरी वाइफ भी आपकी कहानी सुनती है, मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में टाटा पीसी हैं लिखते हैं, मलिक साहब नमस्कार, सिंगरौली मध्य प्रदेश से आपकी कहानी सुनता हूँ, अच्छा लगता है कहानी, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। समात सिद्दीकी जी सलाम करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हारून अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो हारून अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई कहानी सुनाते समय बीच बीच में कुछ फोटोग्राफ्स मौके वारदात के सीन दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मंसूरी भाईजान जी फोटोग्राफ्स में इसलिए नहीं दिखाता हूं कि जितनी भी कहानी मैं आप लोग को सुनाता हूं उसमें कोर्ट के ज़रिए अभी सज़ा नहीं मिल पाई होती है, तो एक तरीके से मुलजिम है, मुजरिम साबित होने में समय लगता है, इसलिए मैं फोटोग्राफ्स नहीं दिखाता हूँ। साहिल लिखते हैं, शाहबुद्दीन इनका नाम है, शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जी जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अंसारी अली जी का है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है, और धर्मेंद्र जी का कमेंट्स है। मंसूरी भाईजान जी लिखते हैं, बहुत दुखद कहानी है। नसीर अहमद जी सलाम करते हैं, शुक्रिया। आचार्य कौशल शर्मा है लिखते हैं, आई कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, हम तो कहानियाँ सुनते हैं, बस इतना ही काफ़ी है।
तो आचार्य कौशल शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में प्रियंका सिंह कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तान बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं एब्सोल्युटली बस लड़की की गलती है, 7 ईयर्स के बाद बेवफाई सो सैड। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सालिम मलिक हैं, लिखते हैं सालिम मलिक गांव कंगरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रशिया में रहते हैं शायद। प्रियंका सिंह लिखते हैं आज की कहानी अच्छी थी भैया, मैं सोची शायद इसमें कोई कत्ल ना हो लेकिन लास्ट में फिर एक निर्दोष मारा गया, शुक्रिया बहन आपका। मुकेश शर्मा लिखते हैं सदा रहेगी ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें जर ज़ोरू ज़मीन ये भी रहेगी। गजेंद्र शर्मा लिखते हैं भाई जी नमस्कार और ज़िला बदायूं से हूँ और हल्द्वानी में रहता हूँ और हमारी कहानी सुनते हैं। इनके बच्चे भी हैं जिनके नाम मैंने कल भी लिए थे, शुक्रिया आपका। उसके बाद में कुलवंत सिंह लिखते हैं सर आप एक नाम ही बोलिए, सागर या फिर चिराग, नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो सागर उर्फ चिराग जो था उसका निक नेम था, इसलिए मैंने बोला। वैसे कोई मिस्टेक अगर ऐसी रहती है तो मैं आगे से ध्यान दूंगा। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई बादल मियों के पास में कस्बा सकरों में उसमें 2 मर्डर हुए हैं, उसके बारे में उसके बारे में बताओ। जी मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने आज से रिसर्च की थी, मुझे कुछ मिला नहीं इस बारे में। राजू सोलंकी लिखते हैं आपने सोचा भाई कहाँ चले गए, तो शुक्रिया भाई। सज्जाद खान है, लिखते हैं मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि आपकी आंख बंद हो जाती है। सज्जाद खान जी शुक्रिया मेरे भाई। नसीर अहमद लिखते हैं मासूम की जान लेने वाले को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, शुक्रिया नसीर अहमद जी। उत्तम सिंह कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राम बाबू जी लिखते हैं कल आपने कमेंट्स पढ़ता था तो एक मन में लिखा था कि कहानी हिंदी में सुनाए, तो उनसे पूछो कि आपको कहानी इंग्लिश में कहाँ से सुनाई पड़ती, हो सकता है कि उनका सबटाइटल वगैरह ऑन हो। राजपूत शिवाजी कहानी सुनते लिखते हैं मलिक भाई मुझे डेंगू हो गया है, 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, तभी थोड़ी तबीयत में सुधार है, इसलिए दुआ कीजिएगा, जय श्री राम। तो राजपूत शिवाजी मैं दुआ करता हूँ अपनी फैमिली की तरफ से, अपने तमाम घर वालों की तरफ से कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं, हारून अंसारी जी कहानी सुनते हैं, सचिन चौधरी जी कहानी सुनते हैं, कटवा प्रदीप जी और शमशुल अंसारी जी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दोस्तों और यारों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोगों से अंत में मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लिया है क्राइम स्टोरी का या फिर नहीं किया है, आप कमेंट्स करके बताइएगा। और जिन लोगों को अभी तक हमारे सेकंड चैनल का लिंक नहीं मिला है तो आप लोग नीचे वाले डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, वहाँ पर सेकंड चैनल का लिंक आप लोग को पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप हमारे सेकंड चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप आराम से हमारे दोनों चैनल को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।